नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके लिए आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। और अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि हर साल एग्जाम में आने वाले जो मॉडल पेपर होते हैं, एग्जाम पेपर आप उठा के देखोगे, उनको सॉल्व करोगे, वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बच्चों सिर्फ एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ताकि आप जिस टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क होता है। एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो टॉपिक पढ़ता है जो उसके लिए IMP रहते हैं। यानी कि टॉपर जो है पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता है जब उसके पास कम टाइम बचता है। वो क्या करता है, उन टॉपिक को पढ़ता है जो उसके लिए IMP रहते हैं। लेकिन वो एक काम करता है, वो बार बार उन टॉपिक को पढ़ता है, 1 से 2 या 3-4 बार उन टॉपिक को पढ़ता है, ताकि वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। हमें टॉपिक वो आता है लेकिन हम लोग उतना अच्छे से बोर्ड एग्जाम के पेपर में उतना अच्छे से हम लोग नहीं लिख पाते हैं। आंसर शीट पर हम लोग उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। 1 से 2 आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है। मैं आपको मॉडल पेपर तब सॉल्व करवाऊंगा जब आपको मॉडल पेपर की जरूरत होगी। अभी आपको मॉडल पेपर की उतनी जरूरत है नहीं, तो अभी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप अभी मॉडल पेपर सॉल्व करना। पहले आप अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा और ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो आपके जहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में बनेंगे। और मैं खुद से बनाऊंगा मॉडल पेपर, फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम उसी के तरीके से बोर्ड के पेपर में भी मॉडल पेपर आपका आ जाए। तो बच्चों, आप लोगों को वो सारे टॉपिक पढ़ना है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम आपको वो सारे टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से समझो। पहला टॉपिक कह रहा है हेनरी का नियम समझाएं तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। बोर्ड के पेपर में बहुत कम जब तक पूछ लिया जाता है, नहीं पूछा जाता। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, हेनरी का नियम समझाइए। हेनरी का जो नियम क्या है, और एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेनरी का नियम है क्या। देखो, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार आप इसी तरीके से उत्तर डाल के आप बोर्ड की कॉपी में भी लिख कर आएंगे। ठीक है, जब आप बोर्ड में लिख रहे होंगे तो इसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर कर देंगे। देखो, स्थिर ताप पर किसी की गैस की द्रव्य में विलेयता उस गैस के आंतरिक दाब के समानुपाती होती है। बस छोटा सा नियम देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता जो है, स्थिर ताप है और स्थिर ताप पर कोई भी गैस है, उसकी द्रव्य में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। समझ में, उस आंशिक दाब के समानुपाती होगी। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यदि किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता वो S है, यानी कि कोई गैस है उसकी द्रव्य में विलेयता जो है उसको हमने S से प्रदर्शित किया, और उसका आंशिक दाब P है, और गैस की द्रव्य में विलेयता और आंशिक दाब उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो S और P के क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हेनरी के नियम से S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, यानी कि S समानुपाती P। अब अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है, सोडा वाटर होता है उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसका एक उपयोग किया जाता है। उपयोग बोर्ड के पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, यानी कि बच्चों जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो किस आधार पर बनाई गई, और इसका फुल वीडियो पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, रिएक्शन सारी कुछ पढ़ा दिया है। उस वीडियो को आप जाकर देख लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, इसमें एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में, अति लघु उत्तरी में या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, मैं ये चीज भी अभी आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो हमारी धातुएं हैं या फिर अधातुएं हैं, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि निम्न में से विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, और धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, या फिर घटते क्रम में, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या बराबर वाले, ऐसे कई ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना, उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करके बनाई गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, लेकिन अति लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन स्तर क्या है
इसका एक महत्व स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन स्तर का महत्व कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ओजोन स्तर का कोई एक महत्व बताइए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। यानी कि वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है बच्चों O3। आई होप आपको पता होगा क्या होता है O3, ऑक्सीजन के 3 अणु O3 होता है ऑक्सीजन का सूत्र, ओजोन का सूत्र। ठीक है, उसमें ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन स्तर कहलाता है। ठीक है, अगर बच्चों इसके महत्व की बात करें, ठीक है, तो ओजोन स्तर सूर्य की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है और अगर डायरेक्टली आती रहेंगी तो इससे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए ओजोन का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ओजोन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। ओजोन स्तर जो है, ओजोन जो परत है, ओजोन स्तर जो है वो सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि परावैंगनिक किरणें होती है उसको पृथ्वी तक आने से रोक देता है। ठीक है, आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स पर टिप्पणी कीजिए, या फिर आप कह सकते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाएगा। देखो, हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। इतनी चीज़ें आपको हार्मोन्स के बारे में लिखनी है अगर अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है। अगर लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिख लेना है। नोट चीज़ है, नोट में अभी समझा रहा हूँ क्या है, क्योंकि आप हार्मोन्स के बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये नोट चीज़ आप एक बार समझ लेना क्या होता है इसके हार्मोन्स के बारे में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप नोट ना डालें, डायरेक्टली लिख दें। अगर आपको लघुत्तरी में पूछ रहा है 2 नंबर में, ठीक है, तो 2 नंबर में इतना लिखेंगे उससे काम चलेगा। उसमें हमें कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, लगभग 20 से 25 शब्द लिखना पड़ेगा। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, निकलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हार्मोन्स को ही रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। हार्मोन्स जो हैं उनको रासायनिक संदेशवाहक जो है कहा जाता है। हार्मोन्स की कमी से शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे शरीर में हो जाते हैं हार्मोन्स की कमी से। जैसे बच्चों थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन्स होता है। इनकी कमी से कई प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है? हार्मोन्स होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जिस समय ये क्या करता है कि जो दूध बनाने की जो क्षमता होती है उसको प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अब देखो बच्चों, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड क्या है? तो बच्चों एस्टेरॉइड, आपने जो जिम वगैरह जाते हैं उनके बारे में वो ज़्यादा एस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा एस्टेरॉइड लो, वो एस्टेरॉइड लो, ये एस्टेरॉइड बेटर है, वो एस्टेरॉइड बेहतर है। लेकिन एक्चुअल में एस्टेरॉइड होते क्या हैं? देखो, स्टेरॉइड एक प्रकार के कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स ही होते हैं जो कि शरीर के लिए विकास में सहायक होते हैं। शरीर के विकास में, शरीर को डेवलपमेंट करने में सहायक होते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मानव ने बनाई उसके हानिकारक प्रभाव ना हो, जिसका शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसका अगर आप हद से ज़्यादा सेवन करेंगे तो इसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। हर एक चीज़ हमें लिमिट में करनी चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों? यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन आयन देते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें आई द्विमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसमें आई द्विमित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाए जाते हैं, आई द्विमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो, Zn डबल पॉजिटिव आयन सफ़ेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों है? जब बच्चों आप जिंक और कॉपर इनके बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए जिंक का जो स्थान है, जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें 30 नंबर पे है, Cu का जो स्थान है वो 29 नंबर पे है। लेकिन इनमें 2 पॉजिटिव दोनों में लगे हैं तो इनको 2 डिजिट इससे निकल जाएंगे। यानी कि इसका हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 27। 29 से 2 गए 27 और 30 से 2 गए 28। अब हमें 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से बनाएंगे 1s2 2 p6 3s2 3 p6 4s2, अब यहाँ पर 4s2 नहीं आता, 3d 10 आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर 3d जो 10 आता है वो पूरा 10 जो है डी कक्षक में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते। ठीक है, लेकिन वहीं पर Cu डबल पॉजिटिव का आप जब बनाएंगे तो 3d 9 आता है। अब जिसमें पूर्ण भरा है डी में 10 रह सकते हैं। ठीक है,
5 पेयर के रूप में। अब इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बच्चों, 0 है, 0 है, लेकिन इसमें 10 में 1 कम है, तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। लेकिन अभी हमने बताया डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऐसा तत्व जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होंगे वो रंगीन यौगिक बनाएगा। सफेद कोई रंगीन तो है नहीं, तो नीला जो है रंगीन बना रहा है, नीले रंग का बना रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसी चीज को हमें लिख देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है तो हमें ज्ञात हुआ है कि जेडियन डबल पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। जो जेडियन डबल पॉजिटिव है, जिंक डबल पॉजिटिव है, उसमें हमारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, या हम कह सकते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या नहीं होते। ठीक है, जेडियन में डबल पॉजिटिव में कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसीलिए सफेद, इसीलिए क्या है, सफेद है। तथा Cu डबल पॉजिटिव में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। लेकिन Cu डबल पॉजिटिव जब है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं, तब इसमें देखा होगा कि इसमें एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए ये नीले रंग का होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में हम लोगों से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मोलर चालकता क्या होती। देखो बच्चों, अगर हम बात करें मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता को आप एक बात समझ लीजिए। मोलर चालकता होता क्या है, इस पर बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल वे में देखने को मिल सकते हैं। ये विद्युत रसायन वाला आपका चैप्टर है, वहां से किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, उसके 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू होता है x इंटू में 100/c। इस सूत्र होता है इंपॉर्टेंट है। मोलर चालकता समझ में आया, यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता के बारे में कुछ नोट पॉइंट है, इनको आप देख लीजिए। मैं जो भी नोट पॉइंट बताता जाता हूँ बच्चों, सबसे पहले आप परिभाषा याद रखें या ना रखें, लेकिन नोट पॉइंट जो है जरूर याद रखें, क्योंकि नोट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। विद्युत अपघट्ट पदार्थ के विलयन की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अगर विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, उसके विलयन की अगर हम सांद्रता को घटाएंगे तो उसके चालकता या फिर मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। अगर चालकता या मोलर चालकता का मान बढ़ेगा तो विलयन का जो सांद्रता है वो घटती जाएगी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। उसी धातु के छड़ को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में हम जब डुबोएंगे, रबड़ का जो जलीय विलयन होगा उसमें जब हम उसको डालेंगे या फिर डुबोएंगे, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाला विभव, तो धातु की क्षण होगी और विलयन होगा, उसके मध्य में एक विभव उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होने वाले विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। देखिए, जो वर्ग 18 के तत्व हैं उन्हें अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं को आपको बताना है। देखो, अक्रिय या निष्क्रिय तत्व इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, और अष्टक पूर्ण होते हैं इसलिए क्रियाशील नहीं होते हैं, और क्रियाशील नहीं तो इसे इलेक्ट्रॉन बनता बहुत है, इनकी शून्य होती है, इसीलिए क्रियाशील नहीं होती। देखो, इसमें अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता, इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। इन तत्वों के जो भी अष्टक हैं वो पूर्ण होंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे आपको दिखाई देगा। एक क्रियाशील नहीं होते, एक क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, एक क्रिया नहीं करते, और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो लगभग शून्य होती है। याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज का एक अणु होता है उसको आप खोलेंगे तो देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। देखो, जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं PCl5 का तो आप लिख लेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 बार Cl है तो पेंटाक्लोराइड Cl है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। इसको हम सिद्ध करने के लिए हमें PCl5 की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम ग्लूकोज की PCl5 से क्रिया कराएंगे तो जहां जहां पर OH है वहां पर Cl आ जाएगा, और जितनी जगह ग्लूकोज होता है उतनी जगह Cl आ जाएगा। इसीलिए हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। अब देखो बच्चों, ग्लूकोज का एक
कंपाउंड होता है, इसको खोल के इस तरीके से लिखते हैं OH का होल 4। तो यहाँ पर 4 OH हैं और एक OH है, इनमें PCl5 की अब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 4 Cl हो जाएंगे, एक Cl यहाँ आ जाएगा, यानी कि जहाँ से OH हटे तो वहाँ पर Cl आ गए। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं और POCl3 और HCl जो है हमारा वो यहाँ से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड के पेपर में अगर आता है तो आप इसको इजीली से लिख कर आ जाएं। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध क्या है, यानी कि जो पेप्टाइड बंध होते हैं वो होते क्या हैं। देखो, वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं उन्हें प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। यानी कि बच्चों ऐसे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, और अगर प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित हैं तो जाहिर सी बात है उनका काम होगा प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखना। तो जो बंध प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं और प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं उन्हें बच्चों हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। देखो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। और इस पर जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, इन पर न्यूमेरिकल भी हमें बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। देखो, जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है, कोई भी विलय है उस विलय को हम विलायक में घोलेंगे। जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन यानी कि जो वृद्धि होती है, तो एक प्राप्त होगा विलयन, उस प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, जो उन्नयन होगा, जो बढ़ा होगा, उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। अगला है परिशुद्ध अल्कोहल क्या है। क्या टॉपिक है कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। तो वह अल्कोहल जिसमें 80 से 90-95% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है, परिशुद्ध अल्कोहल हम उसको कहलाते हैं। ऐसा अल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है उसे हम परिशुद्ध अल्कोहल कहलाते हैं। वहीं पर एक अगला टॉपिक है पावर अल्कोहल या फिर जिसे हम सत्य अल्कोहल कहते हैं, वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, यानी कि पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का एक मिश्रण होगा, उस मिश्रण को ही बच्चों हम पावर अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल यानी कि 80% आपका पेट्रोल रहता है तथा 20% एथिल अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो आपका पावर अल्कोहल है उसमें 80% पेट्रोल रहता है और 20% हमारा एथिल अल्कोहल रहता है। ऐसे बने हुए मिश्रण को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परासरण दाब क्या होता है। कभी कभी परासरण की क्रिया पूछ ली जाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उन सभी में इंपॉर्टेंट है कि परासरण दाब क्या होता है। अब देखो, परासरण दाब यानी कि परासरण का दाब, तो देखो वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ऐसा न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यानी कि कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और परासरण दाब को मापने की जो इकाई होती है, जो एक यूनिट होती है, वो होती है वायुमंडल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ATM से कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया कि परासरण दाब क्या होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है। और एक क्वेश्चन हमसे डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो सेम चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि जो भी संक्रमण धातुएं हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, क्योंकि उन धातुओं के अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये बच्चों जो 20 क्वेश्चन है हमने आपको अच्छे से बता दिए, इनको आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे बेधड़क बेझिझक आप क्वेश्चन पूछिए। आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके आप हमसे फोटो भेजना चाहते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप टाइप भी करते हैं तो हम उस लैंग्वेज में आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाकर एसपी स्टडी क्लासेस को फॉलो कर लेना है। एसपी स्टडी क्लासेस
एसपी स्टडी क्लासेस, आपको फॉलो करके वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हैं, हम वहाँ पर आप उसको वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर किसी वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होता है तो प्लीज़ बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके आप फोटो भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, आप इंस्टाग्राम पे हमसे फोटो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का चलाने का कोई मकसद नहीं मेरा, मैंने इसीलिए ओपन किया है कई बच्चों की डिमांड से, क्योंकि कई बच्चे सर हमारा न्यूमेरिकल है, मैं फोटो भेज रहा हूँ, कैसे भेजूँ, तो इसीलिए मैंने ओपन किया। कई बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, उनका जवाब भी मिल रहा है। तो आपके मन में कोई डाउट ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।